यह मूवी बहुत ज़्यादा खतरनाक और रहस्यमय है। तो इस कहानी की स्टार्टिंग होती है एक रूम से, जहाँ एक रिचर्ड नाम का आदमी ब्लैक मैजिक कर रहा है। उसके ब्लैक मैजिक में एक ब्यूटीफुल लड़की की फ़ोटो भी है। अब रिचर्ड खुद को एक सोफे से बांध लेता है और यहाँ उसका साथी भी था, जो एक धारदार हथियार लाता है। तब रिचर्ड उसे परमिशन देता है कि मुझे मार दो। वो शख्स रिचर्ड के शरीर के टुकड़े करता है और सारा रूम खून से लाल हो जाता है। सब रूम खून से लथपथ हो गया था। ये सीन यहीं पर ख़त्म होता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं 3 लोगों को जो अपना पार्सल रिसीव करने आए थे, मगर यहाँ एक वैन में उन्हें एक सोफ़ा दिखता है। ये वही सोफ़ा था जिस पर रिचर्ड ने रिचुअल किया था। उस वैन से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पर जिसका नाम है जेनी। ये वही लड़की है जिसकी फ़ोटो पर रिचर्ड रिचुअल कर रहा था। यहाँ ये समझता है जेनी रिचर्ड की एक्स गर्लफ्रेंड थी। जेनी एक डांसर है। वो डांस परफॉर्मेंस कर रही थी। तभी वहाँ उसे एक बड़े परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट किया जाता है। जेनी की बेस्ट फ्रेंड है मोना। अब यहाँ आते हैं पुलिस, जो सीबीआई वाले हैं। पुलिस जो जेनी को कहते हैं, हमें एक जगह रिचर्ड के कटे पैर मिले हैं, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? तब वो कहती है, जी नहीं, मैंने बहुत पहले ही उससे ब्रेकअप कर लिया था। वो अजीब इंसान था। अभी तो फ़िलहाल मुझे घर जाना है। ये कहकर जेनी वहाँ से निकल जाती है। आज जेनी ने नया सोफ़ा मंगवाया था। उसका पार्सल आज आने वाला था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी में घर जाने लगती है। दूसरी ओर सोफ़े का पार्सल लेकर दूसरी ओर हम देखते हैं सोफ़े का पार्सल लेकर एक डिलीवरी बॉय आया था और वो एक शॉपकीपर के पास जेनी का एड्रेस पूछता है। अब ये शॉपकीपर कोई और नहीं, मोना का दादा ही था। वो पार्सल लेने के लिए ट्रक के पास आता है और जैसे ही वो उस सोफ़े को हाथ लगाता है तो उसे बहुत अजीब महसूस होता है, जैसे कि इस सोफ़े में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भरी पड़ी हो। अब उसे एक विजन आता है कि कोई लड़की बस भाग रही है जंगल में, मगर वो कौन है पता नहीं। ये मोना के दादाजी यानी जैक। उसे बात बहुत भयंकर लगती है। अब जेनी घर आती है तो यहाँ बाहर ही वो पार्सल आया था और उस पर जेनी का नया बॉयफ्रेंड मैक्स बैठा था। मैक्स सोफ़ा लिविंग रूम में लाता है और जेनी से कहता है, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ चिल करने के लिए। अब जेनी उसे बाय कहकर नहाने जाती है। तभी हम नोटिस करते हैं कि वो सोफ़ा जेनी के घर में था और वो जेनी को घूर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई इंसान ही है। अब रात में जेनी थोड़ा आराम करने के लिए उस नए सोफ़े पर बैठती है। उसे अब लग रहा था घर में उसके अलावा कोई और भी है और वो वही सोफ़े पर सो जाती है। थोड़ी ही देर में वो महसूस करती है कि उसे कोई बड़ी अजीब तरह से छू रहा है और उसे लगता है ये उसका सपना है। वो नींद से जाग जाती है, मगर ये उसका सपना नहीं था। वो अभी उसके बेड पर थी और हम यहाँ देखते हैं सोफ़े के पीछे वही लड़की थी जो जैक को दिखी थी। यानी ये किसी लड़की की आत्मा है जो सोफ़े के साथ घर में घुस आई थी। अब इधर जैक सोच रहा था कि वो सोफ़ा क्या है, उसका राज, वो लड़की कौन थी जो मुझे दिखी। अब वो यूट्यूब पर काला जादू के बारे में सर्च करता है और उसे बहुत सारी वीडियोस मिलती है और जैक अपनी रिसर्च चालू कर देता है। अब यहाँ जैक को लगता है शायद उस सोफ़े में कुछ तो है। अगली सुबह जेनी जब नींद से उठती है तो उसे लिविंग रूम से आवाज़ें आती है। उसे लगता है मैक्स वापस आ गया होगा। जब वो उठकर लिविंग रूम में जाती है तो देखती है सोफ़े के आसपास बहुत सी सजावट की थी और
नाश्ता भी बनाकर रख दिया था। तभी मैक्स वहाँ आता है तो जेनी को लगता है ये सब मैक्स ने किया। मैक्स को वो गले से लगाकर प्यार जताती है। सच तो ये था, ये बात मैक्स को भी पता नहीं थी। अब दूसरी ओर वही पुलिस यानी डेविड, जो रिचर्ड के केस के सिलसिले में जेनी से मिलने आया था, वो अब रिचर्ड के केस की जांच कर रहा था। तब उसे कुछ शॉकिंग बातें समझ आती है। उसे पता चलता है कि ये रिचर्ड साइको आदमी था। उसे काले जादू, भूत प्रेत में बहुत विश्वास था। उसके घर में बहुत सा ब्लैक मैजिक का सामान भी मिला था। अब डेविड जेनी को ऑफिस बुलाकर उससे रिचर्ड के बारे में पूछताछ करता है। तो जेनी बताती है कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पागल हो गया था, अजीब सी हरकतें करता था, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। बाकी मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। अब घर पर सोफ़ा मैक्स को ही घूरता है। ये सोफ़ा मैक्स पर जल रहा था। तभी ये सोफ़ा अचानक से मैक्स को ढकल देता है। टेबल का कोना मैक्स के पैरों में चुभ जाता है। घबराकर मैक्स जेनी को कॉल करता है। अब जेनी डिटेक्टिव के साथ ही घर आ जाती है तो मैक्स जख्मी हालत में बाथटब में पड़ा हुआ था। लिविंग रूम में सोफ़ा था। तब यहाँ जेनी से मैक्स कहता है, उस सोफ़े में शायद किसी की बुरी आत्मा है, उसने मुझ पर हमला किया। मगर ये बातें जेनी सीरियसली नहीं लेती और मैक्स अपने माँ के घर चला जाता है। इधर उसकी माँ अब रात में मेडिटेशन कर रही थी। तभी मैक्स के खिड़की पर एक सोफ़ा स्प्रिंग दिखती है। मैक्स स्प्रिंग देख अपनी माँ को आवाज़ देता है, मगर उसके माँ ने तो कान में हेडफोन लगाया था। अब मैक्स खुद खिड़की से बाहर झांकता है तो वो नीचे का नज़ारा देख पूरी तरह बौखला जाता है, क्योंकि नीचे जेनी का वही नया सोफ़ा खड़ा होकर मैक्स को घूर रहा था। मैक्स डरकर खिड़की बंद करता है तो खिड़की बंद नहीं होती। सोफे का स्प्रिंग खिड़की से अंदर आकर उसे गिरा देता है। मैक्स खुद को संभालने की बहुत कोशिश करता है। तभी सोफे से कुछ लाइट जैसी चमकती है और मैक्स की आत्मा ही अपने आप रूम से उस सोफे में समा जाती है। यानी अब मैक्स मर गया था और उसकी आत्मा उसी भूतिया सोफे में कैद हो गई थी। दूसरी ओर हम देखते हैं जैक को, जो अपने एक फ्रेंड के साथ था। वो फ्रेंड आत्मा से संपर्क करना जानती थी। अब वो एक प्लान करते हैं और आत्मा से मिलने के वो अपनी शक्ति से जैक को वहाँ भेजती है और जैक उसी जंगल में पहुँच जाता है जहाँ वही लड़की भाग रही थी। उसके हाथ से एक कपड़ा नीचे गिर जाता है। जैक वो कपड़ा उठाकर देखता है तो वो कपड़े में एक पॉइजन वाला फ्लावर था। शायद उसने किसी को मारा था। तभी जैक जंगल के दूसरी जगह पहुंच जाता है तो वहाँ उसे और एक लेडी दिखती है जो इस लड़की पर चिल्ला रही थी। तभी वो लड़की उस औरत को देखकर अपने बैग से एक खंजर निकालकर खुद को मार लेती है और वो लेडी रोने लगती है। उन दोनों को एक लड़का ये छुप कर देख रहा था और ये सब देखकर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। इधर जैक होश में आता है और अपने फ्रेंड को ये सब बातें बताता है। कहता है, अब शायद उसी लड़की की आत्मा उस सोफे में है। मेरी ग्रैंड डॉटर की जो फ्रेंड जेनी है उसकी जान खतरे में है, मुझे उसके पास जाना होगा। ये कहकर जैक वहाँ से निकल जाता है। अब इधर जेनी के घर पर हम देखते हैं जेनी को, जो सोफे पर सोई थी। उसे अजीब लग रहा था क्योंकि वो तो बेडरूम में सोई थी, फिर यहाँ कैसे आ गई। उसके कपड़े भी बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके साथ कुछ तो किया हो। वो घबरा कर वहाँ से उठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वो देखती है बाथरूम में कोई तो है, ऐसा उसे लग रहा था। वो बाथरूम में जाकर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो बाथरूम की खिड़की बंद कर देती है तो अचानक उसे और एक परछाई दिखती है। डर के मारे वो जाग जाती है और उसे अब लग रहा था ये उसका सपना ही था। वो खुद को शांत करती है। अब जेनी उठती है तो उसे लिविंग रूम में कुछ आवाज़ें आती है। वो डरते डरते वहाँ जाकर देखती है
तो सोफा अपने आप हिल रहा था, मानो वो नाच रहा हो। ये देख जेनी बहुत डरती है। अब वो अपने दोस्त मोना को कॉल करती है और जेनी मोना के घर आ जाती है। अगली सुबह इधर मैक्स के घर पर मैक्स की माँ साफ सफाई कर रही थी। तभी वो मैक्स के कमरे की ओर आती है तो मैक्स की लाश देखती है, मगर उसके हाथ में जो वैक्यूम क्लीनर था वो लाश को अपने अंदर खींच लेता है। इधर मैक्स के मौत से अनजान जेनी अपने घर वापस आ जाती है। देखती है तो सोफा लिविंग रूम में ठीक ठाक था। तभी उसे डेविड का कॉल आता है और पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। अब यहाँ जब जेनी पुलिस स्टेशन आती है तो उसे मैक्स बुरी तरह जख्मी मिलता है, यानी उसकी डेड बॉडी दिखती है जो बहुत बुरी तरह घायल की गई थी। अब यहाँ ये पता चलता है मैक्स के मुंह पर जेनी के नाम के अक्षर लिखे थे। यहाँ मोना और जेनी से पूछताछ करते हैं। तब डेविड कहता है कि जेनी, तुम तुम्हारे सारे एक्स बॉयफ्रेंड के नेम बताओ, हो सकता है उन सब की जान खतरे में है। जेनी को याद आता है अभी जब वो पुलिस स्टेशन के लिए आ रही थी तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड जॉन घर आया था। वो तो जेनी से शादी करना चाह रहा था और जेनी को पता भी नहीं था कि जॉन अभी उसके घर में छुपके से घुस गया है। इधर जॉन जेनी के घर में सिक्योरिटी चेक कर रहा था। तब सोफा उसे ही घूरता है। अब जॉन आता है बेडरूम में और अलमारी से कुछ ढूंढता है और तभी लिविंग रूम से आवाज़ें आती है, पर जॉन उसे इग्नोर कर अलमारी में कुछ ढूंढने में परेशान था और वो जेनी के कपड़े बेड पर रख वही खुद सो जाता है। तभी सोफा बेड के पास आता है और जॉन पर हमला करता है, जिसकी वजह से जॉन वहीं पर मर गया था। अब इधर मोना जैक से मिलने जाती है तो जैक से सोफे के बारे में सब कुछ बताता है। कहता है सोफा आत्मा के वश में है। अब मोना ये सुन आती है जेनी के घर। तब यहाँ घर पर बालकनी में वो जॉन की लाश देखती है। थोड़ा आगे जाकर देखती है तो सोफा जॉन को बालकनी से नीचे फेंक रहा था। ये देख वो धीरे से बाहर आने लगती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर उसका पैर एक क्लिप पर आता है और हल्की सी आवाज़ होती है। ये देख सोफा चौकन्ना होता है और अपनी स्प्रिंग से मेन डोर बंद करता है। अब मोना डर कर बाथरूम में चली जाती है और बाथरूम के खिड़की से बाहर जाने का सोचती है और डरते हुए वो खिड़की से कूद रही थी, मगर घबराहट में उसका पैर फिसलता है और वो नीचे रखे डस्टबिन में गिर जाती है। मोना इतने जोर से गिरी थी कि वहीं ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। अब घर में मोना की कार की चाबी थी। इधर सोफा घर के बेसिन के पास आकर जेनी से कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था। इधर जेनी सब बातों से अनजान मोना के घर में बैठी हुई थी। तभी इधर मोना के घर के बेसिन से आवाज़ें आने लगती है। जेनी बेसिन के पास आकर ध्यान से सुनती है तो किसी का नाम सुनाई दे रहा था। ये सुन जेनी बहुत घबराती है और यहाँ अचानक से डेविड आ जाता है। अब डेविड जेनी से मोना के बारे में पूछता है तो जेनी कहती है वो तो 2 घंटे पहले ही घर से बाहर गई, अभी तक आई नहीं। अब ये आते हैं जेनी के घर। यहाँ जेनी के घर में मोना के कार की चाबी पड़ी थी और उसको कॉल करते हैं तो उसका फ़ोन की रिंग नीचे जॉन के लाश के पास दिखती है। ये लोग वहाँ आते हैं तो यहाँ उन्हें जॉन की लाश दिखती है। यहाँ जेनी को कैलेरिना नाम सुनाई देता है। वो देखती है तो सोफा बात कर रहा है ऐसा लगता है और वो डर के बाहर भाग जाती है तो उसे खिड़की में सोफा और जॉन की आत्मा देखती है। अब वो वहाँ से मोना की कार लेकर भागने लगती है। यहाँ उन्हें मोना की लाश मिली ही नहीं। वो जॉन की लाश लेकर डेविड पुलिस स्टेशन में आ जाता है। दूसरे दिन सुबह समुंदर किनारे आकर जेनी बहुत रोती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। तभी उसे जैक का कॉल आता है और वो कहता है मुझे पता है ये सब क्या हो रहा है। तुम्हारे नए सोफे में किसी बुरी आत्मा का कब्जा है।
ये सुन अब जेनी जैक के घर आती है तो उसे कहती है, मुझे बार बार कैलेरिया नाम सुनाई दे रहा है, कौन है ये कैलेरिया? तब जैक उसे बताता है, ये कैलेरिया वही लड़की है जो जंगल में भागती हुई मुझे दिखी थी, मैंने जब पहली बार सोफे को टच किया था। अब जैक ने उस पर रिसर्च की थी तो वो जेनी को बताता है कि कैलेरिया और उसका पति डार्विन काला जादू करते थे। वो लोगों को जहर देकर मारते थे और उनकी आत्मा को वश कर लेते थे। ये बात लोगों में फैल गई और डार्विन को मौत की सज़ा हुई। उस दिन कैलेरिया ने भी जहर लिया था और उसने मरने से पहले मेरी नाम के एक औरत को भी जहर दिया था। मेरी जेनी की ही परदादी थी और कैलेरिया की आत्मा ने मेरी के शरीर पर कब्जा कर लिया था और उसने मेरी को एक श्राप दिया था कि तुम्हारे परिवार की औरतों के पीछे हर शख्स पागल हो जाएगा, और वो श्राप अभी तक कायम भी था। जेनी के पीछे भी बहुत से लड़के पागल थे। अब एक सच ये भी था कि डार्विन की आत्मा ने रिचर्ड को भी वश कर लिया था। वो चाहता था कि कैलेरिया और डार्विन फिर से एक हो जाए, और एक सवाल यहाँ अभी भी छूट रहा था कि आखिर रिचर्ड ने ये सब क्यों किया। और यहाँ जैक को और एक सवाल सता रहा था कि आत्मा बेजान चीज़ को कैसे वश कर सकती है। वो सोफ़ा कैसे काबिज़ में आ गया, आखिर ये सब हुआ कैसे? ये बात तो जैक को भी पता नहीं थी, पर जैक ने 2 बॉक्स बनाए थे आत्मा को उसमें कैद करने के लिए। अब यहाँ जेनी को फिर से इल्यूजन में वो सोफ़ा दिखता है। वो डर जाती है, मगर कैलेरिया की आत्मा भी अब साफ साफ दिख रही थी। इन भ्रम से जेनी जैसे तैसे बाहर आ जाती है, मगर इधर अब जैक को एक पैनिक अटैक आता है। वो जेनी से कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम ये बॉक्स घर ले जाओ और आत्मा को इसमें कैद कर लेना। इधर डेविड को वो रिचर्ड का डॉक्टर मिल जाता है। उसे बहुत पूछने के बाद डॉक्टर कहता है, मुझे कुछ भी पता नहीं था, पर रिचर्ड ने अपने पैर कटवाए ताकि वो सोफे में फिट हो सके। मैंने ही उसके दोनों पैर काटे थे और उसकी आत्मा अब उस सोफे में ही थी। कैसे मुझे पता नहीं। ये बातें सुन डेविड का दिमाग ही खराब हो जाता है, क्योंकि एक बेजान चीज़ को कोई आत्मा कैसे वश कर सकती है। इधर डेविड की कलीग आती है जॉन के घर, तो जॉन के घर में सीसीटीवी फुटेज थे। उसने जेनी के घर में कैमरे लगाए थे। डेविड की कलीग लीची देखती है कि सोफ़ा अपने आप हलचल करता है। ये देख वो डेविड को ये बात बताने के लिए उसकी ओर भागती है। इधर घर पर जेनी वो बॉक्स लेकर सोफे के पास आती है और कहती है, इस बॉक्स में आ जाओ, मगर वो भी एक बुरी आत्मा थी। वो जेनी की बात क्यों मानेगी? अब परेशान होकर जेनी सोफे पर पेट्रोल छिड़क देती है और माचिस जलाती है। सोफ़ा अपने जादू से आग बुझा देता है। जेनी डर गई थी और अब तो सोफ़ा इंसान की तरह खड़ा होकर चल रहा था। तभी जेनी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और एक चाकू लेकर सोफ़े पर हमला करने लगती है। तभी यहाँ पर डेविड भी आ जाता है और सोफ़े पर गोलियाँ चलाता है। तभी सोफ़ा टूटकर गिरता है और पीछे जला हुआ रिचर्ड भी दिखता है और रिचर्ड की आत्मा यहीं पर ख़त्म हो जाती है। शायद उसकी आत्मा इस सोफ़े से जुड़ी थी। अब इन्हें लगता है यह आत्माओं का खेल यहीं ख़त्म हो गया। सब चैन की सांस लेते हैं और जेनी रोते हुए बाथरूम में जाती है और अपने पैनिक अटैक की गोली खाने लगती है, मगर बॉटल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। जेनी सारी गोलियां उठाने लगती है। तभी उसे कैलेरिया की आत्मा दिखती है जो बहुत ज़्यादा भयंकर लग रही थी। वो जेनी का हाथ पकड़ लेती है और अचानक से जेनी की आंखें सफ़ेद हो जाती है। अब जेनी जब बाहर आती है तो हंसने लगती है। यहाँ ये समझता है अब जेनी आत्मा के कब्जे में चली गई थी। सच तो ये था, जेनी की आत्मा उस सोफे में और कैलेरिया की आत्मा जेनी में आ गई थी। अब सब नॉर्मल समझ लीची और डेविड जेनी के घर से चले जाते हैं।
अब यहाँ हम देखते हैं उसी डस्टबिन बॉक्स को जिसमें मोना गिर गई थी, और यहाँ ये समझता है कि मोना मरी नहीं, बस उसे सिर पर थोड़ी चोट लगने से वो बेहोश हो गई थी। अब मोना जेनी से मिलकर अपने घर जाती है। दूसरे दिन जब डेविड जेनी के घर आता है तो वो सोफ़ा अभी भी जेनी के घर में देख थोड़ा परेशान होता है। अब जेनी डेविड के लिए चाय बनाती है। डेविड को उस पर शक नहीं होता। वो चाय पीना स्टार्ट करता है और थोड़ी ही देर में उसे चाय से अलग ही किस्म की एक खुशबू आने लगती है। वो देखता है कि ये वही जहरीला फूल था जिससे जेनी ने अभी चाय बनाई थी। उसे कुछ समझे उससे पहले वो ज़मीन पर गिर जाता है और तभी लीची यहाँ डेविड को बुलाने आती है। मगर जब लीची अंदर आती है तो देखती है डेविड की आत्मा सोफे में कैद हो रही थी और डार्विन की आत्मा अब डेविड में आ रही थी। डेविड उठकर खड़ा होता है। अब यहाँ लीची कुछ कर सके उससे पहले पीछे से जेनी आकर लीची पर हमला कर देती है और लीची वहीं पर मर जाती है। अब इधर डेविड यानी डार्विन, जेनी यानी कैलेरिया, ये दोनों नॉर्मल लोगों की तरह बाहर जाने लगते हैं। सच तो ये था कि ये दोनों अब जिंदा नहीं थे। इनकी आत्माएं सोफे में कैद थी और इनके शरीर में वही खूनी लोग थे जो अब तक बहुत से मासूमों को मार चुके थे और अब आगे भी ये मासूमों को मारने का काम करने वाले थे। यानी ये सिलसिला ऐसे ही चालू रहने वाला था। पता नहीं ये लोग अब कितनों की जान लेकर मानेंगे, कोई इन्हें ख़त्म भी करेगा या नहीं। तभी हम देखते हैं मोना को जो जेनी के घर आती है उससे मिलने, मगर तब वो देखती है जेनी और डेविड बहुत अलग नज़र आ रहे थे। उनके बाहर जाते ही जेनी के घर में मोना आ जाती है तो देखती है लीची की लाश वहाँ थी। अब उसकी नज़र सोफे पर जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे कुछ ऐसा लग रहा था कि सोफ़ा उसे कुछ कह रहा हो और सोफ़े के बटन में वो जेनी की आत्मा को देखती है जो मदद के लिए पुकार रही थी और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। क्या कभी वो जेनी वहाँ से रिहा हो पाएगी या नहीं? ये सस्पेंस के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती